वैलिडिटी या वैधता। इस वीडियो में हम वैलिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं जब आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या किसी भी परीक्षण की बात करते हैं कि वो कितना रिलायबल और वैलिड है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर एक वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता का मतलब आपने समझा था कि आप जो भी चीज का मापन कर रहे हैं, जिस भी परीक्षण के माध्यम से मापन कर रहे हैं, वो परीक्षण विश्वसनीय तब माना जाएगा अगर जिस चीज का मापन कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का मापन कर रहे हैं, जिस संकल्पना का मापन कर रहे हैं, अगर वो स्थिर रहती है समय के साथ, तो आपका स्कोर भी स्थिर होना चाहिए, यानी सेम या लगभग सेम आना चाहिए हर बार जब भी आप उस परीक्षण के माध्यम से उस चीज का मेजरमेंट करेंगे। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। किसी भी परीक्षण या जो मापन के लिए आप कोई भी चाहे प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे कोई सर्वे हो, प्रश्नावली हो, कोई भी जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी या वैधता क्या है। इससे मतलब होता है कि वो टेस्ट या वो परीक्षण उसी चीज का मापन कर रहा हो जिसका मापन करने का वो दावा करता है, यानी जिस चीज के मापन के लिए वो बना है उसी का मापन असली में कर रहा हो, ना कि किसी और चीज का। उदाहरण के लिए अगर कोई परीक्षण है, मान लीजिए बुद्धिमत्ता जांचने के लिए कोई परीक्षण है, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए कोई परीक्षण है, इसका मतलब आप समझते हैं कि वो आपकी बुद्धिमत्ता का मापन करेगा, या किसी भी प्रयोज्य को जिसको आप करवाएंगे उसकी बुद्धिमत्ता का मापन करेगा। पर पता चला कि उसमें असल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो प्रश्न हैं, वो बुद्धिमत्ता की जांच करने के बजाय वो किसी के व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की, या किसी के रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की, या किसी और पहलू की जांच कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो टेस्ट बना तो है इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए, पर वो इंटेलिजेंस का मापन न करके किसी और चीज का मेजरमेंट कर रहा है। ऐसे टेस्ट को, ऐसे परीक्षण को हम कहेंगे कि इसमें वैधता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। ये जिस चीज का दावा करता है कि हम इसका मापन कर रहे हैं, वो चीज ये असल में नहीं माप रहा है। तो वैलिडिटी का मतलब कि कोई भी टेस्ट या परीक्षण उसी चीज का मापन करे जिसके लिए वो बना है, या जिसको मापने का वो दावा करता है, जिसको मापने का वो क्लेम करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की, यानी वैधता के कितने प्रकार होते हैं। मेजरमेंट या मापन के आधार पर अगर हम वैधता के प्रकारों को बांटें, तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी सबसे कमजोर किस्म की वैलिडिटी मानी जाती है, और आज के समय में किसी भी परीक्षण की वैधता जांचने के लिए इसका शायद ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार है वैलिडिटी का, इसलिए आपको जानना चाहिए। ये बिल्कुल वही है जैसा इसके नाम से पता चलता है। फेस वैलिडिटी यानी शक्ल से, देखने में अगर कोई टेस्ट, कोई परीक्षण वैलिड लग रहा है, वैध लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें फेस वैलिडिटी है। ये सबसे सरल प्रकार की वैलिडिटी मानी जाती है, और ये सबसे कम वैज्ञानिक मानी जाती है, मतलब वैज्ञानिकता इसमें बहुत कम है, साइंटिफिक नहीं है ये वैलिडिटी। यानी कोई टेस्ट अगर आपको देखने भर से लगे कि हाँ, ये जो चीज कह रहा है कि इसका मापन कर रहा है उसी का मापन कर रहा होगा, तो आप कह देते हैं कि उसमें फेस वैलिडिटी है। इसके लिए किसी प्रकार के कैलकुलेशन की या कुछ और चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई टेस्ट दिया जाए और कहा जाए ये आईक्यू का टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता का मापन करता है, और आप उसके प्रश्नों पर एक नजर डालें और आपको लगे कि हाँ, इसमें तर्क वितर्क के कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, कुछ जो है इसमें जोड़ घटाव के भी प्रश्न है, कुछ स्मृति का चेक करने के लिए प्रश्न है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, तो ये सब चीजें आमतौर पर एक अच्छे इंटेलिजेंस की निशानी होती हैं, और ये प्रश्न इसमें दिख रहे हैं, तो जरूर ये जो मेजरमेंट है ये वैध होगा, इसमें वैलिडिटी होगी। तो ये किस प्रकार की वैलिडिटी हुई? फेस वैलिडिटी। आप बस देख के, उस परीक्षण का चेहरा देख के, उसकी शक्ल देख के, उसका रूप देख के आपने जज कर लिया, आकलन कर लिया कि हाँ, ये वैध लग रहा है, तो उसे कहेंगे फेस वैलिडिटी। लेकिन क्यों फेस वैलिडिटी बहुत सही नहीं मानी जाती और इसका इस्तेमाल भी काफी कम होता है?
ऐसा इसलिए है कि आमतौर पर जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में भी आप बात करें, अगर आप कोई परीक्षण का निर्माण करते हैं, कोई टेस्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर परीक्षण को देखने भर से आपको लग रहा है कि वो चीज वैध है, तो जो प्रयोज्य होगा वो भी प्रश्न देखकर ठीक तरह से समझ जाएगा कि हमसे क्या जानकारी ये लोग लेना चाह रहे हैं, और फिर वो जानबूझकर अपने अच्छी इमेज दिखाने के लिए अपना रिस्पॉन्स बदल देगा, जिससे हमें सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने भी पढ़कर समझ लिया कि असल में मेरा यहाँ क्या मापन होने जा रहा है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट न पूछकर इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है, ताकि जो प्रयोज्य हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपना जवाब नहीं बदलने पाए, उन्हें भनक नहीं लगने पाए, उन्हें अंदाजा न लगने पाए कि उनका क्या चीज मापा जा रहा है असल में। ऐसे में फिर क्वेश्चंस का स्वरूप बदल जाता है और उसको डायरेक्ट देखने से आप नहीं कह सकते कि किस चीज का मापन हो रहा है। वैसे में क्या होगा कि टेस्ट तो अच्छा बना है, सही चीज का मापन भी कर रहा है, लेकिन फेस वैलिडिटी बताएगी कि नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है टेस्ट, इसकी वैलिडिटी खराब है, ये वैध टेस्ट नहीं है। इसी कारण से फेस वैलिडिटी आजकल उपयोग में नहीं आती है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फेस वैलिडिटी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई मैथ्स का टेस्ट करवाया गया और आपसे पूछा गया क्या आपको ये प्रश्न देखकर लग रहा है कि इससे आपकी मैथ्स की एबिलिटी जांची जा रही है, और आपने देखा कि प्रश्न 2+5 कितना होता है, इसको इसमें से भाग दो, ये सब चीजें दी हुई हैं, तो आप कहेंगे हाँ, इसमें तो मेरी मैथ्स की ही क्षमता का आकलन किया जा रहा है। तो बस इतना अगर आपने जज कर लिया, इतना आपने आकलन कर लिया, तो हो गया कि वो टेस्ट वैध है। और उसमें किस प्रकार की वैलिडिटी हुई? फेस वैलिडिटी। अगली प्रकार की वैलिडिटी जो हम देखेंगे वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी नए परीक्षण का निर्माण किया और मान लीजिए आपने बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए एक आईक्यू टेस्ट बनाया है, अगर आप ये दिखा सकें कि हमारे आईक्यू टेस्ट में जो स्कोर आता है और आईक्यू मेजरमेंट के लिए जो पहले से इस फील्ड में टेस्ट बने हुए हैं, अगर व्यक्ति को वो भी साथ में कराया जाए तो हमारे टेस्ट का स्कोर और उस टेस्ट का स्कोर लगभग समान आएगा या बिल्कुल एक समान आएगा, तब आप कह पाएंगे कि आपके नए बने हुए परीक्षण में कॉन्करेंट वैलिडिटी है। क्योंकि अगर आप ये दिखा सकें कि पहले से बहुतायत में इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत ही अच्छा टेस्ट कोई है इंटेलिजेंस का, और आपका जो टेस्ट नया बना हुआ है वो भी उसी के समान स्कोर दिखा रहा है, अगर एक व्यक्ति को हम दोनों टेस्ट कराते हैं तो आप कह पाएंगे कि क्योंकि वो टेस्ट जो पहले से बना हुआ है वो इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है और इंटेलिजेंस का सही प्रकार से मापन करता है, और हमारा जो नया टेस्ट बना है ये भी उसी की तरह से स्कोर्स दिखा रहा है, जैसे वो आईक्यू स्कोर निकाल रहा है उस व्यक्ति का लगभग सेम आईक्यू स्कोर हमारे भी नए टेस्ट से निकल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों चीजें सेम चीज का मापन कर रही हैं, इंटेलिजेंस का ही मापन कर रही हैं। इसका मतलब हमारा नया टेस्ट भी इंटेलिजेंस का ही मापन कर रहा है। तो इस तरह जो वैलिडिटी निकाली जाती है, पहले से जो बेहतर इस्तेमाल होने वाले टेस्ट हैं या जो मुख्य टेस्ट उस क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं उससे तुलना करते हैं हम अपने नए बनाए हुए टेस्ट की, और अगर हमें दिखता है कि जैसा मेजरमेंट वो कर रहे हैं, जो स्कोर वो दिखा रहे हैं किसी व्यक्ति का, वही स्कोर हमारा भी आ रहा है इस टेस्ट पर, तो हम कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी है। ये करने के लिए हम प्रयोज्यों को अपना टेस्ट भी कराते हैं और साथ ही थोड़ी देर बाद या पहले दूसरा जो प्रसिद्ध टेस्ट है उस फील्ड का वो भी करवाते हैं, और फिर दोनों के अलग अलग स्कोर्स निकाले जाते हैं। और स्कोर्स के बीच में अगर काफी समानता दिख रही है, यानी सह संबंध अच्छा है, कोरिलेशन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट में कॉन्करेंट वैलिडिटी है, यानी हमारा टेस्ट वैध है। और किस प्रकार की वैधता है? कॉन्करेंट, क्योंकि हमने उसके साथ ही कुछ और समसामयिक टेस्ट जो इस्तेमाल होते हैं उनके आधार पे भी आकलन करके देखा कि हमारा टेस्ट वही माप रहा है जो वो मापने का दावा करता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्करेंट वैलिडिटी से ये मतलब नहीं होता हमेशा कि आप जो चीज मापन कर रहे हैं वो वैध है। उदाहरण लेते हैं इसका। मान लीजिए आप कहें कि हम किसी व्यक्ति की हाइट का मापन करने जा रहे हैं, उसकी ऊंचाई का, उसके कद का मापन करने जा रहे हैं, और फिर आप उन व्यक्तियों को बोलें कि एक एक करके ये वजन मापने वाली मशीन पर चढ़ो,
और जो रीडिंग आए उसको आप नोट कर लें और आप बोलें कि हम यहाँ पर व्यक्ति का कद माप रहे हैं। तो ये सही तो नहीं होगा क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आप कद माप रहे हैं, लेकिन असल में आप वजन माप रहे हैं। पर आप कहेंगे नहीं ठीक है, हम कॉन्करेंट वैलिडिटी का इस्तेमाल करके आपको साबित कर देंगे कि हम कद माप रहे हैं। और फिर आप क्या करेंगे, एक इंच टेप लेंगे और सब व्यक्तियों का कद मापने लगेंगे और कहेंगे कि देखिए दोनों में समानता दिख रही है। जो लोग लंबे हैं, हमारे जो टेस्ट हमने किया उसमें भी दिख रहा है कि उनका फिगर जो आ रहा है, नंबर आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है। और जो लोग का ऐसे मापन करने में, इंच टेप से मापन करने में कद कम आ रहा है, उन लोगों का देखिए फिगर हमारे भी टेस्ट में कम आ रहा है, यानी जो आपने वजन करके निकाला था। तो ये तो सामंजस्य मिलेगा, इस तरह का सहसंबंध मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर जो लोग लंबे हैं उनका वजन ज्यादा होता है, जो छोटे हैं उनका वजन कम होता है। लेकिन क्या आप सच में वहां पर कद माप रहे थे? नहीं, आपने असल में वजन मापा। आप दावा करते हैं कि आप कद माप रहे हैं, लेकिन आपने जिस मशीन का इस्तेमाल किया, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, वो असल में कद नहीं माप रहा था, वो वजन माप रहा था। भले यहाँ पे आपने दिखा दिया कि कॉन्करेंट वैलिडिटी है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध तरीका एक जो है कद मापने का, वो है इंच टेप से। आपने उससे मापन करके और दोनों स्कोर्स के बीच में काफी समानता दिखा दी कि देखिए इधर ये चीज बढ़ रही है तो इधर भी स्कोर बढ़ रहा है। और वो होगा ही, क्योंकि अगर कोई लंबा है तो उसका आमतौर पे वजन ज्यादा होता है और कोई छोटा है तो आमतौर पे उसका वजन कम होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्करेंट वैलिडिटी आपके मापन के तरीके में नहीं थी, क्योंकि आपने दावा किया आप कद माप रहे हैं, पर असल में आप वजन का मापन कर रहे थे। इसलिए ये अंतर समझना काफी जरूरी है कि कॉन्करेंट वैलिडिटी में हम जो दावा कर रहे हैं उसी का मापन कर रहे हैं। इसको साबित किया जा सकता है किसी और तरीके से भी, पर क्या सच में वो वैलिडिटी या वैधता है? कॉन्करेंट वैलिडिटी का एक सिंपल एग्जांपल सा यहाँ पे एक पिक्चर की तरह दर्शाया गया है। मान लीजिए जो टेस्ट टेबल पर पड़ा है, ये आपने एक नया टेस्ट बनाया और एक दूसरा टेस्ट आपने किसी व्यक्ति से कराया, और आप दोनों के बीच में समानता की जांच करें कि कितना एक सा स्कोर दोनों में आ रहा है। अगला टाइप है वैलिडिटी का प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वर्ड प्रिडिक्शन से बना है, यानी अनुमान लगाना, आकलन करना, पूर्वानुमान लगाना। तो अगर आपका जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, अगर किसी थ्योरी के आधार पर वो भविष्य में होने वाले व्यवहार का सही आकलन कर पाता है, सही अनुमान लगा पाता है, तो हम कहेंगे कि उस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, ठीक है, किसी प्रतियोगिता में बैठता है, परीक्षा में बैठता है, और उसका कुछ एक सर्टेन स्कोर आता है जिसके आधार पे उसको बोल दिया जाता है कि ये पास हो गया। अब उसके आधार पे वो आगे कोई पढ़ाई करता है या किसी जॉब में उसका सिलेक्शन होता है। अगर उस टेस्ट में जो करवाया गया, जो प्रतियोगिता में टेस्ट दिया गया, अगर उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी, तो इसका मतलब कि जो लोग उस टेस्ट में पास हुए उनके बारे में आप ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वो जो कोर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं या जिस जॉब को करने जा रहे हैं उसमें वो सफल रहेंगे। और जो लोग फेल हुए उनको आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि ये इस जॉब में सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो अगर सैद्धांतिक आधार पे आप कोई ऐसा टेस्ट बनाते हैं जिसके आधार पे आप भविष्य का आकलन कर पाए, भविष्य में किसी का व्यवहार कैसा होगा, उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसका आकलन सही कर पाए, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। ये पूर्वानुमान लगा पा रहा है सही कि आगे क्या होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट। ये एक प्रकार का अभिप्रेरण या मोटिवेशन होता है। नीड फॉर अचीवमेंट या उपलब्धि पाने की इच्छा और चाह। सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा अभिप्रेरक होता है। उपलब्धि पाने की इच्छा या उसकी जरूरत एक अभिप्रेरक की तरह काम करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, चाहे किसी चुनौती भरे काम में। तो थ्योरी के अनुसार, सिद्धांत जो है इसका, उसके अनुसार वैसे व्यक्ति जिनमें उपलब्धि पाने की चाह अधिक होती है, ज्यादा होती है, वो कभी भी ऐसा कंपटीशन या ऐसा चुनौतीपूर्ण
परिस्थिति नहीं चुनेंगे जो बहुत आसान हो या बहुत ही कठिन हो। ऐसे व्यक्ति जिनमें उपलब्धि की चाह अधिक होती है, उपलब्धि पाने की हसरत या जरूरत अधिक होती है, ऐसे लोग बहुत ही आसान या बहुत ही कठिन काम नहीं चुनना चाहते हैं। ये मध्यम कठिनाई या चुनौती वाले काम चुनते हैं और इसके पीछे कारण है। अगर बहुत आसान कार्य चुनेंगे तो इन्हें कुछ उसमें उपलब्धि जैसा नहीं महसूस होगा, क्योंकि आसान कार्य तो कोई भी और कर लेगा, जो जिसमें कम टैलेंट होगा, कम मेहनत करेगा, वो व्यक्ति भी कर लेगा। तो इसलिए बहुत आसान काम ये नहीं चुनते हैं, पर बहुत कठिन काम भी नहीं चुनते हैं जिसमें फेल होने की संभावना ज्यादा हो कि असफल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें उपलब्धि की चाह है, इसलिए ये असफल भी जल्दी नहीं होना चाहते हैं। इसलिए ये मध्यम कठिनाई के कार्य चुनना पसंद करते हैं। वहीं वैसे लोग जिनमें उपलब्धि की चाह उतनी नहीं है, कम होती है, वो या तो बहुत ही आसान काम चुनेंगे या बहुत ही कठिन चुनेंगे जिसमें निश्चित हो कि हाँ, असफल ही होंगे, हम मेहनत करके कुछ नहीं होगा, पर लक हुआ तो सफल हो सकते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट भी बना हुआ है जो मैक्लेलन ने पहली बार बनाया था। इसको NH टेस्ट कहते हैं। H अचीवमेंट का शॉर्ट है, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और N है नीड फॉर अचीवमेंट। इसका टेस्ट इन्होंने बनाया था और उस टेस्ट के माध्यम से इन्होंने LKG में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर वो टेस्ट किया और सबका कुछ स्कोर निकाला। फिर हर बच्चे को एक गेम खेलने के लिए बोला जो रिंग टॉस गेम था। तो जो बच्चों का स्कोर आया था उसके आधार पर इन्होंने आकलन किया कि जिन बच्चों में उपलब्धि की चाह ज्यादा दिखी है वो लोग ये गेम खेलेंगे तो गेम को मध्यम कठिनाई या मध्यम चुनौती पर खेलेंगे, जबकि वो लोग जिनमें कम आया है, उपलब्धि की चाह का स्कोर कम आया है इस टेस्ट में, वो लोग या तो बहुत ही आसान अपना टारगेट रखेंगे या अपने लक्ष्य को बहुत ही कठिन रखेंगे। और इन्होंने ये रिंग टॉस गेम दिया। रिंग टॉस गेम में हाथ में एक छल्ला दिया जाता है और उसको कुछ दूर खड़े होकर कोई एक लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर रखा होता है, उसमें फेंक कर वो छल्ला पहनाना होता है। इस टेस्ट में बच्चों को छल्ले दिए गए और उन लोगों को बोला गया कि आपको जितनी दूर उस लकड़ी से खड़े होना है ये आप अपने से चुन सकते हैं। और उन्होंने ये पाया कि वो बच्चे जिनका स्कोर काफी ज्यादा आया था, उपलब्धि की चाह उनमें ज्यादा थी, उन्होंने मध्यम दूरी चुनी, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरे बच्चे जिनमें उपलब्धि की चाह उतनी नहीं थी, उन्होंने या तो बहुत दूर खड़े होकर छल्ला फेंका या काफी पास खड़े होकर, ताकि बहुत ही आसान हो, आसानी से उसमें डल जाए, इस तरह से फेंका। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट करवाया था बच्चों से उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी, क्योंकि उसके स्कोर के आधार पे उन्होंने जो पूर्वानुमान लगाया, जो एक आकलन किया कि इस तरह आना चाहिए, ये देखने में आएगा, वो चीज दिखी। जब एक्सपेरिमेंट करा के टेस्ट करा के देखा गया, ये गेम खिलाया गया बच्चों को, तो ये चीज दिखाई दी उसमें। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो टेस्ट कराया उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी। और कोई भी परीक्षण अगर उसके स्कोर्स के आधार पर आप कोई एक पूर्वानुमान लगाते हैं, कोई आकलन करते हैं भविष्य के बारे में, और वो सही साबित होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। यानी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब हुआ कि क्या आपका टेस्ट भविष्य के बारे में कोई अच्छी काम की जानकारी दे सकता है कि नहीं। जैसे अगर आप कोई टेस्ट व्यक्ति को करवाएं और उसके स्कोर के आधार पे आप एक आकलन कर सकें कि ये व्यक्ति जॉब में अच्छा प्रदर्शन करेगा या ये व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, और ये बात कल को भविष्य में सही साबित हो सकता है 100% नहीं, पर काफी सटीकता के साथ 98%, 95% तक सही साबित हो कि जिन लोगों का स्कोर ज्यादा आया था टेस्ट में और कहा गया था कि ये लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे काम में, वो चीज देखने में आई। और जो लोग कम स्कोर पाए थे और अनुमानित था कि इनका तो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा काम पर, वो भी चीज अगर देखने में आती है, तब हम कहेंगे कि वो जो टेस्ट हमने बनाया था या इस्तेमाल किया था उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी। अगला हम बात करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में। कंस्ट्रक्ट यानी वो संकल्पना या वो कॉन्सेप्ट जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का अगर आप अध्ययन करने के लिए कोई परीक्षण बनाते हैं, उसका मापन करना चाहते हैं, मान लीजिए हमेशा की तरह हम इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल ले लेंगे। इंटेलिजेंस का अगर मापन करने के लिए, बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए अगर आप कोई प्रश्नावली या परीक्षण का निर्माण करते हैं, तो
उस कॉन्सेप्ट के बारे में यानी इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक बहुत सारे शोध हो चुके हैं, कई सारे अध्ययन हो चुके हैं। इंटेलिजेंस के बारे में हम कई सारी चीजें जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे प्रदर्शित होता है, उम्र के साथ कैसे बढ़ता या घटता है, या क्या और कारक है जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। इस तरह की कई सारी जानकारियां हमें इंटेलिजेंस के बारे में है। अब आप जो एक टेस्ट बना रहे हैं इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए, अगर आप ये दिखा सकें कि उस पर जो स्कोर आ रहा है वो किसी और चीज से जुड़ा हुआ है जिसका पहले के शोध बताते हैं कि इंटेलिजेंस से लिंक होता है, तो हम कह पाएंगे कि हमारे टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। इसको बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण ले लेंगे। मान लीजिए कि आप आक्रामकता, एग्रेशन का मापन करने के लिए कोई परीक्षण या प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। अब पहले के शोध से ये पता चला है कि एग्रेशन यानी आक्रामकता और टेम्परेचर, तापमान में एक संबंध होता है। गर्मियों के टाइम जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, लोग ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और ठंड के टाइम लोगों में आक्रामकता कम होती है। ये पहले के शोध ने हमें बताया हुआ है। तो आपने जो एग्रेशन का या आक्रामकता मापने का जो परीक्षण निर्माण किया, अगर आप ये दिखा पाए कि उसका स्कोर तापमान के साथ बढ़ता घटता है, किसी व्यक्ति को अगर समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में टेस्ट कराते हैं तो उसका स्कोर ज्यादा आता है, यानी ज्यादा एग्रेशन उसके अंदर है, और ठंड के टाइम में स्कोर कम आता है, अगर ये आप शो कर पाएंगे, ये दिखा पाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि आपने जो परीक्षण बनाया उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा कि आपने सिर्फ एक पहलू देखा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का। आक्रामकता सिर्फ और सिर्फ तापमान से संबंधित ऐसा नहीं है, कई और कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ये उम्र से इसमें फर्क पड़ता है, आप किस एरिया से आते हैं, क्या आप क्या आप पश्चिमी देशों से हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से हैं, क्या ईस्टर्न कंट्रीज से हैं, पूर्वी क्षेत्रों के हैं, तो इन चीजों से भी फर्क पड़ता है। कई और कारक हैं, कई सारे कारक हैं जिनका अध्ययन हुआ है, जिनका संबंध एग्रेशन से आपको मिलेगा। तो आपने जो देखा वो सिर्फ एक पहलू देखा, सारी चीजें नहीं देखी, और इसीलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कभी भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं होती है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि हर दिन नए नए शोध हो रहे हैं, हर दिन नए नए कारक, नए फैक्टर्स, नई चीजें निकल कर आ रही हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि उसको क्या चीजें प्रभावित करती हैं, क्या नहीं करती हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है। इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं की जा सकती, और समय के साथ कई सारे शोध लगते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, कई बार कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का टेस्ट करना पड़ता है कई सारे अध्ययनों में, तब जाकर कहीं ये निश्चित हो पाती है। लेकिन कभी भी आप नहीं कह सकते किसी समय में कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूरी तरह से निश्चित हो गई किसी चीज की, क्योंकि रोज नए नए शोध हो रहे हैं और नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, और हर चीज से किसी चीज को लिंक करके देख पाना शायद संभव भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी कि आपने जो भी परीक्षण का निर्माण किया, हम कहेंगे उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है अगर पहले के शोध और अध्ययनों में जो पता चला है कि उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं या कौन सी चीजें हैं जिससे वो कॉन्सेप्ट संबंधित है, और आप दिखा पाए कि हाँ, इन दो चीजों के बीच में लिंक सचमुच है, आपके स्कोर्स पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि आपने जो परीक्षण बनाया उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एक मजाकिया, एक फनी एग्जाम्पल दिखाया गया है इस कार्टून में। ये पुरुष जो है, ये कुछ कागज पढ़ रहा है और शायद इसने कोई नया अध्ययन या नए शोध के बारे में पढ़ा जो शायद बताता है कि कोई व्यक्ति कितना कर्ज में है। ये एक इंडिकेटर या सूचक होता है कि वो उपभोक्ता, वो कंज्यूमर कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये व्यक्ति कह रहा है अपनी शायद पत्नी से कि अगर कोई कितना कर्ज में है, ये इस चीज का सूचक है कि उपभोक्ता कितना कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये लेकिन फनी एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट जिसका आप मापन कर रहे हैं वो किसी और चीज से संबंधित है, और अगर आप अपने नए परीक्षण में जो स्कोर्स आ रहे हैं उसका भी संबंध उस दूसरी चीज से दिखा सके, तब आप कहेंगे कि आपके मेजरमेंट में, आपके परीक्षण में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है।
अगला हम बात करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वैलिडिटी का। यहाँ दो प्रकार की वैलिडिटी हम एक साथ देख रहे हैं क्योंकि ये इनकी जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वैलिडिटी एक तरीका होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो हमने अभी देखा उसके निर्धारण के लिए। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब है कि किसी चीज का आप जो मापन कर रहे हैं, मान लीजिए इंटेलिजेंस का ही हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए दो परीक्षण बनाएं या दो अलग विधि से इंटेलिजेंस का मापन करें और फिर आप ये दिखा सकें कि इन दोनों विधियों में काफी समानता है, काफी अच्छा सहसंबंध है, इनके स्कोर्स एक जैसे आ रहे हैं, तब हम कह पाएंगे कि हमारा परीक्षण जो हमने बनाया इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। और डाइवर्जेंट वैलिडिटी इसका उल्टा होता है। डाइवर्जेंट वैलिडिटी में है कि अगर आप किसी एक चीज का मापन कर रहे हैं, मान लीजिए इंटेलिजेंस का, और इंटेलिजेंस जो है किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से भिन्न है, जैसे मान लीजिए पर्सनैलिटी उससे अलग है, इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है, पर्सनैलिटी दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप दो टेस्ट लें, एक आपने इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया और दूसरा कोई पर्सनैलिटी का टेस्ट जो पहले से उपलब्ध हो वो आपने ले लिया और सेम व्यक्ति को कराया, और क्योंकि आप दो अलग चीजें माप रहे हैं तो इनके स्कोर्स में समानता नहीं आनी चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस अलग चीज है, पर्सनैलिटी अलग चीज है। और अगर आप ये दिखा पाए कि हाँ देखो इनके स्कोर्स में समानता नहीं आ रही है, तब आप कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है जो हमने बनाया है वो एक ही कॉन्सेप्ट का मेजरमेंट कर रहा है, यानी जिस चीज का दावा कर रहा है उसी का मेजरमेंट कर रहा है। इंटेलिजेंस के लिए बनाए, इंटेलिजेंस का मेजरमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सनैलिटी का मेजरमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पर्सनैलिटी वाले टेस्ट पे जो स्कोर आ रहा है उस स्कोर से इसकी समानता होती। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम क्या कर रहे हैं कि एक ही चीज के दो माप बनाते हैं और उनमें समानता देखते हैं, और डाइवर्जेंट वैलिडिटी में दो अलग अलग चीजों के माप में समानता देखने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि डाइवर्जेंट वैलिडिटी है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं बेहतर समझने के लिए। मान लीजिए आप एग्रेशन या आक्रामकता बच्चों में देखना चाहते हैं, छोटे बच्चों में, स्कूल जाने वाले या प्री स्कूल वाले बच्चों में, एलकेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं या नर्सरी में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों में आप आक्रामक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और आप एक शोधकर्ता हैं। तो आपने सोचा कि इसके लिए एक तरीका हो सकता है कि हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं और एक जगह किनारे बैठकर देखते हैं कि बच्चे आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, या आक्रामक हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आपने ये देखा और हर बच्चे का कुछ कुछ नोट्स बना लिया कि हाँ कौन बच्चा कितना आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। तो ये एक तरह का मापन हो गया आक्रामकता का। लेकिन फिर आपको एहसास हुआ कि आप जो प्लेग्राउंड में या मैदान में देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक पहलू हुआ बच्चे के जीवन का, बाकी परिस्थितियों में वो कितना आक्रामक है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो आपने तय किया कि एक और मापन कर लेते हैं इसका, जाकर इनकी क्लास टीचर से बात करते हैं। तो आप जाकर बच्चों के क्लास टीचर से बात करते हैं और टीचर से आप बोलते हैं कि कक्षा में आमतौर पे कौन बच्चा कितना आक्रामक रहता है, आप मुझे बताइए। तो टीचर ने भी कुछ एक रेटिंग दे दिया कि हाँ ये बच्चा बहुत आक्रामक है, ये थोड़ा कम है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे करके टीचर ने भी चीजें बताई। तो अब आपके पास एग्रेशन को मापने के दो तरीके हो गए। एक तो आपने ऑब्जर्वेशन करके देखा, अवलोकन करके देखा, और दूसरा टीचर से आपने रेटिंग ले ली, स्कोर्स ले ली कि कौन बच्चा कितना आक्रामक है। अगर आप इन दोनों मापों के बीच एक सहसंबंध दिखा पाए, दोनों में समानता दिखे, आपने मैदान में जिस बच्चे को ज्यादा आक्रामकता दिखाते देखा, टीचर ने भी उसको हाई स्कोर दिया है, बताया कि नहीं ये तो आमतौर पे ज्यादा आक्रामक बच्चा है, ज्यादा एग्रेसिव है, इसका मतलब कि आपने जो ये टेस्टिंग की है, जो मापन किया है, इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है एक और कॉन्सेप्ट से जो हमने पहले देखा है, वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में भी हम दो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं और फिर वैधता निकालते हैं अपने परीक्षण की, और कन्वर्जेंट वैलिडिटी में भी हम दो तरह का मापन या दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वैधता निकाल रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी में आप जिस चीज का मापन कर रहे हैं उसी के लिए दो विधियां या दो परीक्षण इस्तेमाल करते हैं जो आपने खुद बनाए हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी में आप जो परीक्षण बनाते हैं उसके स्कोर की तुलना हम उस परीक्षण से करते हैं जो पहले से प्रसिद्ध है, कई समय से इस्तेमाल हो रहा है, पहले से निर्धारित है। वो हम बनाते नहीं है, पहले से उस फील्ड में
उस चीज का कोई मेजरमेंट या टेस्ट मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ नया टेस्ट हम नहीं निर्माण करते हैं, सिर्फ एक टेस्ट हमने नया बनाया और एक पहले से मौजूद टेस्ट का इस्तेमाल किया और तब स्कोर्स में तुलना की। उससे जो वैलिडिटी निकलती है वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम जिस चीज का मापन कर रहे हैं उसी का दो या उससे ज्यादा विधियां इस्तेमाल करके मापन कर सकते हैं, या दो परीक्षण बना सकते हैं, या दो अलग अलग विधियां इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि बच्चों में आक्रामकता देखने के लिए आपने पहले फील्ड में जाकर उनका ऑब्जर्वेशन किया, फिर टीचर से भी स्कोर्स ले लिए। तो ये दो अलग अलग विधियां हो गई। तो ये दोनों विधियां आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ही बनाई है। जबकि जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है उसमें आप एक ही विधि इस्तेमाल करते हैं या एक परीक्षण का निर्माण करते हैं और उसकी तुलना दूसरे परीक्षण के स्कोर से करते हैं जो पहले से उस फील्ड में उपलब्ध हो। तो ये अंतर है कन्वर्जेंट और कॉन्करेंट वैलिडिटी का। तो अब हमने जो एग्जाम्पल देखा उसके माध्यम से मान लीजिए आपने कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब भी ये सवाल आता है कि आपने जिस चीज का मापन किया ये तो पता चल गया कि हाँ वो एग्रेशन का ही मापन कर रहा है क्योंकि हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी मिल गई, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करें कि सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन का ही मापन कर रहा है, न कि किसी और भी संकल्पना का, न कि किसी और कॉन्सेप्ट का साथ ही साथ। तो इसके लिए हमें डाइवर्जेंट वैलिडिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया उसी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन ली, जो स्कोर्स आपने प्राप्त किए, क्या पता वो सिर्फ एग्रेशन के स्कोर्स हैं या उसमें ये पता चल रहा है कि आमतौर पर कौन बच्चा कितना एक्टिव या सक्रिय रहता है शारीरिक तौर पर। तो हो सकता है कि आपने एग्रेशन या आक्रामकता का मापन न करके बच्चा शारीरिक तौर पर कितनी गतिविधि करता है, कितना एक्टिव बच्चा है, इसका मापन किया हो। तो ये निश्चित करने के लिए कि आपने सच में एग्रेशन का ही मापन किया है न कि एक्टिविटी का, इसके लिए हम डाइवर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे। इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि बच्चों की सक्रियता का स्तर कितना है, कितना एक्टिव वो रहते हैं, इसका हम मेजरमेंट लेंगे बच्चों को देखकर प्लेग्राउंड में, और फिर हम उनके टीचर के पास जाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि बच्चे आमतौर पर कक्षा में कितना सक्रिय रहते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, इसका आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। और फिर ये जो हमारे पास स्कोर्स आए, इन दोनों के बीच में भी हम एक बार कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि याद रखिए ये दोनों जो तरीके हुए, ये तरीके बच्चे की एक्टिविटी का स्तर निकालने के लिए थे। अगर एक बार हमने देखा कि हमने प्लेग्राउंड में जो चीजें देखी कि बच्चा कितना सक्रिय है और टीचर ने जो बताया, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ रही है, इसका मतलब हमने सही चीज का मापन किया, एक्टिविटी का ही मापन किया है। और पहले यही दोनों मेथड यूज करके हम उनके एग्रेशन या आक्रामकता का भी स्तर निकाल चुके थे। अब उन दोनों स्कोर्स और इन दोनों स्कोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो अंतर आना चाहिए। पहले के दो स्कोर्स एक समान होंगे, लेकिन वो दोनों स्कोर्स इन बाद के दोनों स्कोर्स से, जिसमें हमने सक्रियता देखी है बच्चे की, एक्टिविटी लेवल देखा है, उससे डिफरेंट आने चाहिए। और अगर ये मिलता है तब हम कहेंगे कि हमने जो पहला मेजरमेंट किया था, बच्चों का आक्रामकता देखी थी, उसमें डाइवर्जेंट वैलिडिटी है, उसमें हमने सच में आक्रामकता मापी थी, न कि बच्चे की सक्रियता का स्तर। इसी चीज को यहाँ फिर दोहराया गया है कि जब आप डाइवर्जेंट वैलिडिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें पहला चरण होता है ये दिखाना कि दोनों मापन जो आपने किया उनमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो, दोनों में अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपने पहले जो आक्रामकता फील्ड में जाकर बच्चों की देखी थी और दूसरा टीचर से भी आक्रामकता के बारे में स्कोर मांगा था, इन दोनों में एक मजबूत संबंध आना चाहिए, काफी समानता स्कोर्स में होनी चाहिए। और दूसरा कि जब आपने बाद में बच्चों की सक्रियता का स्तर देखा फील्ड में और फिर टीचर से भी सक्रियता का स्कोर लिया, तो इन दोनों में भी काफी मजबूत संबंध आने चाहिए, यानी स्कोर्स में समानता होनी चाहिए। ये हुआ पहला चरण कि आपने कन्वर्जेंट वैलिडिटी दोनों में तय कर दी। अब आपको सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप में देखना है कि ये दोनों चीजें अलग अलग चीजों का मापन कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको देखना होगा कि आपने जो बच्चों का एग्रेशन देखा था फील्ड में जाकर, उसके स्कोर्स, और फिर आपने खुद जो बच्चों का फील्ड में जाके एक्टिविटी या सक्रियता का स्कोर देखा, उन दोनों में कम संबंध होना चाहिए।
उनमें मजबूत संबंध नहीं आना चाहिए, उसके स्कोर में बहुत समानता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि टीचर ने जो एग्रेशन का स्कोर दिया था, टीचर ने आक्रामकता का जो स्कोर दिया था, और फिर दोबारा बच्चे की एक्टिविटी लेवल या सक्रियता का जो स्कोर दिया था, उसमें भी अंतर आना चाहिए, उसमें भी संबंध बहुत मजबूत नहीं होने चाहिए, यानी स्कोर्स लगभग समान नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप शो कर पाएंगे तब आप कह सकते हैं कि आपने जो टेस्ट या परीक्षण बनाया उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है और साथ ही साथ डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी है, क्योंकि वो एग्रेशन का मापन कर रहा है और एक्टिविटी का मापन नहीं कर रहा है, उससे भिन्न है। अभी हमने जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वैलिडिटी की बात की, डाइवर्जेंट वैलिडिटी के लिए एक और नाम है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ये सिर्फ एक दूसरा नाम है, अर्थ वही है इसका। और यहाँ इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालें। कन्वर्जेंट वैलिडिटी यानी कि आप दो प्रकार से टेस्टिंग करें और सेम रिजल्ट आए। जैसा कि आपने बच्चों को फील्ड में जाके देखा तो उनका एग्रेशन का स्कोर, और जब टीचर से एग्रेशन के बारे में पूछा बच्चों के तो उसका स्कोर इनमें समानता आएगी। ये हो गया कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और डाइवर्जेंट वैलिडिटी या जिसको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी कहते हैं, उसमें अलग अलग स्कोर आना चाहिए। जैसे आपने जब एग्रेशन निकाला उसका स्कोर और जब बच्चों की एक्टिविटी का स्तर देखा उसका स्कोर वो समान नहीं था, उसमें अंतर था। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की हम बात कर रहे हैं या डाइवर्जेंट वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी वैलिडिटी के प्रकार देखे, याद कीजिए ये इस आधार पर थे कि आप जो मापन का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई परीक्षण इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना वैध है। लेकिन एक और आधार पर वैलिडिटी देखी जा सकती है, वो होता है वैलिडिटी ऑफ रिसर्च स्टडी। आप जो शोध कर रहे हैं वो कितना वैध है। और इस आधार पर वैलिडिटी को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी बाह्य वैधता और इंटरनल वैलिडिटी यानी आंतरिक वैधता। पहले समझेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। आप पहले से जानते हैं कि अक्सर जब शोध कार्य किए जाते हैं तो हम जिस पॉपुलेशन या जनसंख्या पर अध्ययन करना चाहते हैं उतनी बड़ी जनसंख्या पर अध्ययन संभव नहीं होता है, और इसके लिए हम एक सैंपल या प्रतिदर्श लेते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्योंकि सैंपल या प्रतिदर्श पर अध्ययन करना नहीं था, पूरी जनसंख्या पे करना था, इसके लिए हम उस प्रतिदर्श पर अध्ययन जरूर करते हैं, पर उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं ये हम मान लेते हैं कि हमने पूरी जनसंख्या पे भी किया होता तो यही चीज आती। यानी सैंपल पर जो अध्ययन करके आपने जानकारी प्राप्त की उसको आप पूरी जनसंख्या पर लागू करते हैं कि ये सब पर ही पाई जाती, ऐसा ही रिजल्ट हमें मिलता अगर हम सब पर अध्ययन कर पाए होते। लेकिन क्योंकि जो भी आप शोध करते हैं वो काफी निर्दिष्ट होता है, एक निश्चित समय में किया जा रहा होता है, एक निश्चित जगह पर किया जा रहा होता है, कुछ खास प्रतिभागियों के साथ किया जा रहा होता है, कुछ निश्चित मापन के तरीके इस्तेमाल करके किया जाता है, तो इसका रिजल्ट बाहर बाकी लोगों पर किस हद तक लागू होगा, कितना सही पाया जाएगा या नहीं, यही होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता। यानी आपके शोध में जो परिणाम पाए गए वो किस हद तक बाकी लोगों पर भी लागू किए जा सकते हैं कि हाँ और लोगों पर भी ये चीजें इसी समान पाई जाएंगी। इसका एक उदाहरण लेते हैं। स्ट्रैक, मार्टिन और स्टेपर, ये तीन शोधकर्ता, इन्होंने 1988 में एक अध्ययन किया था जिसमें इन्होंने पाया था कि अगर प्रतिभागी हैं जिनको कोई एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, प्रयोग करवाया जा रहा है, अगर प्रतिभागियों को अपने दांतों के बीच में एक पेन डालकर बैठने बोला जाए और उस स्थिति में ये कोई कार्टून देखते हैं, और दूसरा ग्रुप जिसको पेन को होठों से दबाकर रखना है और फिर ये कोई कार्टून देखते हैं, तो ये पाया गया कि पहला ग्रुप कार्टून को ज्यादा फनी, ज्यादा मजाकिया बताता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो पेन दांतों में पकड़ते हैं तो उनका चेहरा स्माइलिंग पोजीशन में हो जाता है, जबकि अगर पेन होठों में पकड़ते हैं तो चेहरा इस तरह हो जाता है जैसे गुस्सा कर रहे हो या नाराज हो।
तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, जब आप कोई चीज देख रहे हैं और आपका चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, उसके आधार पे उनके मन में ये भावना आती है कि हम जो चीज देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा फनी है या नहीं फनी है। अब ये अध्ययन बहुत पहले किया गया है, 1988 में किया गया है। इसमें जो ग्रेजुएशन करने वाले, अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के, उन पर किया गया था। लेकिन आज भी अगर आप ये अध्ययन करके देखें बाकी लोगों पर, किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों पर, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर, तो यही रिजल्ट लगभग आएगा। इसका मतलब उनके अध्ययन की अगर हम बात करें तो उनके अध्ययन में, उनके शोध कार्य में एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता थी, क्योंकि उस समय उस समूह पर किया गया जो परिणाम था वो आज भी पाया जा रहा है, दूसरे लोगों पर भी, दूसरे समूहों में भी मिल रहा है। यानी उस अध्ययन में बाह्य वैधता है, उसका रिजल्ट जनरलाइज हो सकता है, बाकी लोगों पर भी लागू किया जा सकता है, या वैसा ही परिणाम आज भी पाया जाता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी निकालते वक्त जब हम किसी परिणाम को जो हम प्राप्त करते हैं अपने शोध में, उसे बाकी लोगों पर ये लागू होता है कि नहीं, बाकी लोगों में ये परिणाम मिलते हैं कि नहीं, जब इस चीज को चेक करते हैं तो कुछ कारक होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं। इन्हें कहते हैं थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी ये कारक एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता के लिए खतरा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई अध्ययन करते हैं 50 साल बूढ़े पुरुषों पर, तो कम संभावना है कि उसी उम्र वय की महिलाओं पर वो रिजल्ट लागू होगा या पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर का अंतर है। इसी तरह से कई और कारक हैं जो कि एक खतरा हो सकते हैं आपके परीक्षण के, आपके शोध के एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए, बाह्य वैधता के लिए। ऐसे कम से कम तीन तरह के कैटेगरीज बनाई गई हैं या देखी गई हैं जो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज है, जब आप एक छोटे सैंपल, एक प्रतिदर्श पर अध्ययन करते हैं और उसके परिणामों को एक सामान्य और बड़ी जनसंख्या पर लागू करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने अध्ययन में देखना चाह रहे हैं कि छोटे बच्चे या वयस्क लोग, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं। अब पूरी जनसंख्या पर अगर आप देखना चाहेंगे तो लाखों और करोड़ों लोग होंगे, उन पर तो आप अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए आपने एक छोटा सैंपल लिया, मान लीजिए 50 नर्सरी वाले बच्चे लिए और उन पर अध्ययन करके देखा। अब आपकी इच्छा है कि आपके शोध में एक्सटर्नल वैलिडिटी हो, यानी आप अगर सैंपल पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसके परिणामों के आधार पर आप पूरे जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि टीवी में आक्रामक प्रोग्राम देखने से बच्चों में कितनी आक्रामकता आती है या उनमें व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है, और आप एक छोटे समूह पर, एक 50 बच्चों के समूह पर यह अध्ययन करके देखें, तो आप ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि सभी बच्चों में ये चीज मिलेगी कि सभी बच्चे अगर बहुत ज्यादा आक्रामक टीवी सीरियल देख रहे हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये कर पाने के लिए आपके अध्ययन में एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपने जो सैंपल चुना है वो बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। मान लीजिए अगर आपको पूरे भारतवर्ष के बच्चों पर अध्ययन करना हो, पर क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या पे अध्ययन संभव नहीं है, तो आपने एक छोटा समूह ले लिया बच्चों का, 50 बच्चों का, एक छोटे शहर से, और उस पर अध्ययन कर लिया, और फिर मान लिया कि यही नतीजा सभी भारतवर्ष के बच्चों में आएगा, तो शायद परिणाम सही नहीं आएंगे। आपको ऐसा सैंपल लेना पड़ेगा जो प्रतिनिधित्व करता हो, रिप्रेजेंटेटिव हो पूरी बड़ी जनसंख्या का, यानी आपको कुछ बच्चे भारत के हर प्रांत से लेने चाहिए, और तब आप जो अध्ययन करेंगे और जो निष्कर्ष आएगा वो हो सकता है कि वैसा ही निष्कर्ष आपको, वैसा ही परिणाम अगर आपने पूरी जनसंख्या पे अध्ययन किया होता तो प्राप्त होता। हम न केवल सैंपल से पॉपुलेशन में जनरलाइज करना चाहते हैं, बल्कि एक शोध अध्ययन से दूसरे शोध अध्ययन में भी फाइंडिंग्स जनरलाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए भी हमारे अध्ययन में एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैंने एक शोध कार्य किया, मान लीजिए गया शहर में किया, और उसमें हमें कुछ परिणाम प्राप्त हुए, तो क्या यही रिजल्ट अगर दिल्ली में अध्ययन किया जाए तो भी प्राप्त होंगे?
क्या आज से 2 साल बाद अध्ययन गया में ही फिर से किया जाए तो यही परिणाम प्राप्त होंगे? क्या अगर मैंने इंटेलिजेंस का टेस्ट किया बच्चों पर और मैंने एक खास परीक्षण का इस्तेमाल किया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, और अगर दूसरा शोधकर्ता उन्हीं बच्चों पर इंटेलिजेंस का मापन करता है लेकिन दूसरा टेस्ट इस्तेमाल करता है बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, तो क्या परिणाम वही आएंगे? ये सब इस पर निर्भर करेगा कि मेरे अध्ययन में एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता थी या नहीं। और तीसरी परिस्थिति, जब हम एक रिसर्च स्टडी से रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जनरलाइज करना चाहते हैं। कई सारे अध्ययन या शोध कार्य जो साइकोलॉजी में होते हैं वो एक नियंत्रित परिस्थिति में होते हैं, किसी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में होते हैं या जहां भी होते हैं, एक नियंत्रित परिस्थिति होती है ताकि एरर कम से कम रहे। हम एक निश्चित सेटिंग में सभी लोगों को बैठाते हैं, वहां पे चीजें कराते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा क्या कर रहे हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पर क्या यही चीज रियल लाइफ में भी काम करेगी? आपने मान लीजिए 2 पड़ोसियों पर अध्ययन करना चाहा, आपने उनको बुलाया अपनी प्रयोगशाला में और उनसे सवाल जवाब किया, इंटरव्यू लिया कि आपके संबंध कैसे हैं, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे संबंध हैं, हम काफी मित्रवत व्यवहार रखते हैं, काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रखते हैं। पर आपने इससे निष्कर्ष निकाला कि हाँ, आमतौर पर पड़ोसियों में अच्छे संबंध होते हैं। पर क्या यही बात तब पता चलती जब आप उनके निजी जीवन में सचमुच जाकर देखते कि रोजमर्रा में वो कैसे रह रहे हैं? संभावना है कि चीजें बदल जाएं, क्योंकि लैब में जब आप लोगों को अध्ययन के लिए बुलाते हैं तो उन्हें पता है कि उन पर अध्ययन हो रहा है और वो खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं और उसी हिसाब से जवाब देते हैं। पर क्या असल जीवन में भी वो इसी तरह से रहते हैं? अगर हम इसका सटीक आकलन कर पाए, अगर हमने प्रयोगशाला में जो रिजल्ट्स या परिणाम प्राप्त किए हैं, अगर हम कह पाए कि हाँ, यही चीजें सही वास्तविक जीवन में भी आप जाकर देख लीजिए, ऐसा ही नतीजा मिलेगा, यही परिणाम आएंगे, इसका मतलब होगा कि हमारा अध्ययन अच्छा है, उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी है, उसमें बाह्य वैधता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई शोध किया और उसमें देखा कि ये नया कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे बच्चों को, तीसरी कक्षा वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाने में बड़ी आसानी होती है, सहूलियत होती है और बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। पर आपने ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अध्ययन करके पाया, क्या सचमुच में किसी कक्षा में जाकर ये कार्य करेगा? क्या वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे? क्या ये प्रोग्राम उतना ही अच्छा काम करेगा और बच्चे सही में इससे अच्छी तरह सीख पाएंगे? अगर इस चीज का हम सही अनुमान लगा पाते हैं कि हाँ, ये चीजें रियल लाइफ में भी उतनी अच्छी काम करेंगी जैसे हमारी स्टडी में हमने पाया, तब हम कहेंगे कि हमारे अध्ययन में एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता थी। अगला प्रकार है इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता। जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं, खासकर जब कोई प्रयोगात्मक शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है, हमारा ध्येय होता है कि हम एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकें, कारक और प्रभाव का संबंध चीजों के बीच में देख सकें कि क्या चीजें कारक हैं और उनकी वजह से क्या परिणाम या प्रभाव सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अपने शोध में कुछ ऐसा देख रहे हो सकते हैं कि क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है? क्या एक निश्चित प्रकार की थेरेपी देने से लोगों में अवसाद का स्तर कम होता है? क्या एक खास प्रकार के शिक्षण के तरीके से बच्चों का अकादमिक प्रदर्शन जो है वो बेहतर होता है? मान लीजिए इस तरह का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम कारक और प्रभाव का संबंध देखना चाह रहे हैं कि क्या एक्सरसाइज बढ़ना एक कारक है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है? क्या वो थेरेपी एक कारक का काम करेगी और उसका प्रभाव ये आएगा कि डिप्रेशन या अवसाद में कमी आएगी? क्या पढ़ाने का एक खास तरीका एक कारक की तरह काम करेगा और उसका प्रभाव ये आएगा कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे पढ़ाई में? तो ये चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने में हम जो शोध कर रहे हैं उसमें हम ये साबित करना चाहेंगे कि जब हमने कारक में कुछ परिवर्तन किया तो प्रभाव में उसके अनुरूप परिवर्तन आया, और सिर्फ उस कारक की वजह से ही परिवर्तन आया, न कि किसी और दूसरे कारक की वजह से। जैसे अगर आपने एक्सरसाइज की अमाउंट बढ़ा दी, ज्यादा एक्सरसाइज करवाई,
तो लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज बढ़ने का हाथ था, न कि किसी और प्रकार के कारक का, जैसे खान पान में बदलाव करना, सोने बैठने में बदलाव करना, मूड में बदलाव करना, किसी और चीज का प्रभाव नहीं था। एक्सरसाइज में ही परिवर्तन करने से कोलेस्ट्रॉल की कमी या ज्यादा होने पे प्रभाव पड़ा है। आप ये साबित करना चाहते हैं। अगर आप ये साबित कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा आपके अध्ययन में, आपके शोध में इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता है। यानी आंतरिक वैधता उसे कहते हैं कि आप जो भी अपने रिजल्ट्स पाते हैं, जो परिणाम पाते हैं किसी शोध में, उसको जिस कारक से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके प्रभाव के चलते ये ऐसा परिणाम आया है, सिर्फ वही कारक उसका प्रभाव एक्सप्लेन करे, न कि कोई और कारक उसमें अपना प्रभाव डाल रहे हों। अगर कोई और कारक भी हैं जो आपके परिणाम के लिए कोई एक दूसरा वैकल्पिक उत्तर दे सकते हैं कि ये परिणाम तो इस वजह से भी आया हो सकता है, या इस कारण से भी हो सकता है, या इस वजह से भी आ सकता है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये सब भिन्न भिन्न कारण जो दूसरे हैं, ये खतरा है इंटरनल वैलिडिटी के लिए। इसको समझने के लिए एक उदाहरण भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई नैदानिक मनोवैज्ञानिक है और वो एक समूह है अवसादग्रस्त व्यक्तियों का, उनका वो अवसाद का स्तर का मापन करते हैं कि कितना अवसाद इन्हें है, और फिर एक प्रकार की थेरेपी शुरू करते हैं उनके लिए, एक मनोचिकित्सा शुरू करते हैं, और वो 3 हफ्ते तक मनोचिकित्सा चलाते हैं। 3 हफ्ते बाद इन्हीं लोगों का फिर से ये मापन करते हैं कि अब अवसाद का स्तर कितना है। जो ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जो हैं, ये चाहेंगे कि इन्हें ये परिणाम दिखे कि उन्होंने थेरेपी दी तो डिप्रेशन में यानी अवसाद में कमी आई। लेकिन मान लीजिए साथ ही साथ ऐसा हो कि जब इन्होंने पहली बार सबका डिप्रेशन मापा था, उस समय मौसम बहुत ही ठंडा चल रहा था, बहुत कम टेम्परेचर था, ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही थी। और 3 हफ्ते बाद जब इन्होंने फिर मापन किया अवसाद का, तो उस समय दिन बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ, धूप निकली हुई, अच्छा दिन था। अब यहाँ पर जो परिणाम उन्होंने पाए, मान लीजिए डिप्रेशन पहले ज्यादा था, फिर 3 हफ्ते बाद इन्होंने कम पाया, तो क्या यहाँ पर वो निश्चित तौर पर कह पाएंगे कि ये थेरेपी की वजह से ही हुआ है? या क्या कुछ और भी उत्तर दिया जा सकता है? क्या ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, जब आपने पहले अवसाद मापा था तब मौसम ही इतना ठंडा ठिठुरता हुआ था कि कोई भी अवसादग्रस्त लगेगा, सब लोग दुबके सहमे रहेंगे, और जब आपने दोबारा मापा तब मौसम काफी खुशनुमा, बहुत ही अच्छा खुशमिजाज मौसम था, और इसकी वजह से लोगों के डिप्रेशन के स्कोर्स कम आए। अगर ये पॉसिबिलिटी होती है, अगर ये संभावना होती है कि एक परिणाम को एक से अधिक तरीके से व्याख्या की जा सके, समझाया जा सके, तब इंटरनल वैलिडिटी आपके अध्ययन में नहीं है। आपके परिणामों को एक और केवल एक तरीके से अगर एक्सप्लेन किया जा सके कि कोई और कारक नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, इस थेरेपी की वजह से ही ये अंतर आया है स्कोर्स में, इसी वजह से डिप्रेशन में कमी आई है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो आपके रिजल्ट्स का, तब आप कह सकते हैं कि आपके शोध में इंटरनल वैलिडिटी यानी आंतरिक वैधता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी को कंपेयर करते हुए। इंटरनल वैलिडिटी यानी आपने अध्ययन कितने बेहतर ढंग से किया है। इसीलिए जब हम कोई अध्ययन करते हैं, कोई शोध करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कई सारे कारक जो हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें हम नियंत्रित करके रखें, ज्यादा अंतर न आए, एक ही माहौल में, एक ही परिस्थिति में अध्ययन करवाएं, ताकि कल को ये ना हो सके कि परिणाम किसी और वजह से भी, किसी और कारण से भी एक्सप्लेन किए जा सकें कि ये तो इस वजह से हुआ था, मौसम की वजह से हुआ था, तापमान की वजह से हुआ था, व्यक्ति अच्छे मूड में था उस दिन, उसकी वजह से हुआ था, कुछ और कारण हम न दे सके। इसके लिए जरूरी है कि स्टडी बहुत ही नियंत्रित परिस्थिति में किया जाए, तो उसकी वजह से जो हमारी वैधता आती है हमारे शोध के तरीके में, हमारे स्टडी में, उसे कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता। वहीं बाह्य वैधता में क्या था कि आपने जो अध्ययन लेबोरेटरी में किया है वो किस हद तक वास्तविक जीवन में पाया जाएगा, वही परिणाम वहां भी देखने में आएंगे। वो होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि आपने जो चीजें देखी,
क्या वो दूसरी परिस्थितियों में भी देखने में आएंगी? क्या रोजमर्रा के जीवन में भी वैसी चीजें पाई जाएंगी जो हम अध्ययन कर रहे थे? क्या दूसरे प्रयोगशालाओं में भी यही चीज की जाए जो हमने की तो सेम परिणाम आएगा? ये सब चीजें एक्सटर्नल वैलिडिटी दर्शाती हैं आपके अध्ययन की। और इंटरनल वैलिडिटी आंतरिक होती है, अध्ययन के अंदर समाहित होती है, और इसमें होता है कि क्या आपने शोध सही प्रकार से किया है, क्या नियंत्रित परिस्थितियों में शोध किया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कई सारे कारकों का प्रभाव न पड़े परिणाम पर, सिर्फ एक कारक का पड़े, ताकि हम जब परिणाम पाएं तो अंत में कह सकें कि ये इसी कारक की वजह से है, न कि किसी और कारण की वजह से। आइए अंत में अब समझ लेते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। रिलायबिलिटी आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई परीक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके आधार पे किसी कॉन्सेप्ट का मापन कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंस, और आपको ये दिखता है कि आज जो स्कोर्स आए वही कल भी आ रहे हैं, वही एक हफ्ते बाद भी आ रहे हैं, स्कोर्स समान है या लगभग समान है, तो इसका मतलब आपके परीक्षण में रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता है। वही वैलिडिटी हमने इस वीडियो में समझा है अभी तक, वैधता, जिसका मतलब है कि आपका परीक्षण वही सचमुच माप रहा हो जिसका मापन करने का वो दावा करता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या संबंध है, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये दोनों चीजें किसी भी मापन के तरीके या परीक्षण के लिए मौजूद होनी जरूरी है। कोई भी मापन का तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट प्रोसीजर यूज करते हैं, वो रिलायबल और वैलिड यानी विश्वसनीय और वैध दोनों होना चाहिए। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों संकल्पनाएं आपस में कुछ हद तक एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और कुछ हद तक स्वतंत्र भी हैं। अब इनके बीच के संबंध की अगर बात करें तो इनके बीच में संबंध ये है कि रिलायबिलिटी एक शर्त है वैलिडिटी के लिए, यानी कोई चीज अगर वैलिड है तो वो रिलायबल पहले होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगी। अगर वो चीज रिलायबल नहीं है तो वैलिड हो ही नहीं सकती। यानी किसी परीक्षण के वैलिड होने के लिए, वैध होने के लिए, उसका पहले रिलायबल होना, विश्वसनीय होना जरूरी है। इसका एक उदाहरण लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का आईक्यू का मापन करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता का मापन करते हैं किसी परीक्षण का इस्तेमाल करके। आपने आज मापन किया और उसका स्कोर आया 75, और कल मापन किया तो उसका स्कोर आया 160। अब यहां तो आपको साफ समझ में आ गया होगा कि आपका परीक्षण विश्वसनीय तो नहीं है, क्योंकि किसी की इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता एक दिन में इतनी नहीं बदल सकती कि आज टेस्ट किया जाए तो स्कोर 75 आए और कल टेस्ट करने पे स्कोर 160 हो जाए। इसका मतलब कि आपका टेस्ट रिलायबल नहीं है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रिलायबिलिटी एक शर्त है वैलिडिटी के लिए। अगर कोई परीक्षण रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं हो सकता। अब स्कोर्स का इतना अंतर देख के आप जरूर सोचने लग जाएंगे कि क्या मेरा ये परीक्षण सचमुच में बुद्धिमत्ता का ही मापन कर रहा है? ये कह तो रहा है कि बुद्धिमत्ता के मापन के लिए ये टेस्ट बना है, पर क्या सच में बुद्धिमत्ता का मापन कर रहा है या कुछ और? क्योंकि अगर बुद्धिमत्ता का मापन कर रहा होता तो स्कोर्स में इतना अंतर आ ही नहीं सकता था। यानी अब आपको उसकी वैलिडिटी या वैधता पर शक हो गया कि ये कुछ और मापन कर रहा है, इंटेलिजेंस तो नहीं मापन कर रहा है, कुछ और ही चीज माप रहा है। इसका मतलब कोई चीज अगर रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगी। कोई चीज रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो ही वैलिडिटी की हम बात कर सकते हैं। चीजों का रिलायबल होना जरूरी है, तभी वो वैलिड होगी। अगर चीज या जो भी परीक्षण का आप मापन कर रहे हैं वो भरोसेमंद नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो वैलिड नहीं होगी। पर क्या इसका उल्टा भी सही है? क्या वैलिडिटी भी जरूरी है रिलायबिलिटी के लिए? अब ये हमें समझना होगा और इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने जा रहे हैं और फिर आप उसकी हाइट का मापन करके स्कोर लिख लेते हैं। यहां पर क्या आपके मापन का तरीका वैध है? नहीं, क्योंकि आपने दावा किया कि आप
इंटेलिजेंस का मापन करने जा रहे हैं, जबकि आपने वो नहीं किया, आपने हाइट का मापन किया। आपने जो स्कोर्स पाए वो हाइट दर्शाते हैं, न कि इंटेलिजेंस दर्शाते हैं, यानी आपके मापन में वैधता नहीं है। तो क्या इसमें विश्वसनीयता मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर आप हाइट का ही मापन कर रहे हैं और आज आपने किसी की हाइट मापी और फिर कल मापी, तो हाइट में तो परिवर्तन नहीं आएगा, हाइट व्यक्ति की उतनी ही रहेगी। तो विश्वसनीय तो है आपका मापने का तरीका, क्योंकि स्कोर्स में अंतर नहीं आ रहा है। स्कोर्स लगभग आज से कल में या कुछ दिन बाद में समान आ रहे हैं, पर आपका टेस्ट वैलिड नहीं था। तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी के लिए कोई शर्त नहीं है। यहां पर आपका टेस्ट वैलिड नहीं था तो भी रिलायबल निकला, लेकिन इसका उल्टा अलग हो जाता है। वैलिड होने के लिए चीजों का रिलायबल होना जरूरी है, पर रिलायबल होने के लिए चीजों का वैलिड होना जरूरी नहीं है। जैसा यहां हमने देखा कि रिलायबल आया स्कोर, हाइट आप मापेंगे तो 2 दिन में स्कोर्स में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन वैलिडिटी यहां नहीं थी। आपने दावा किया कि आप इंटेलिजेंस का मापन कर रहे हैं, जबकि आप हाइट का मापन कर रहे थे। तो इसे एक बार फिर से दिमाग में अच्छी तरह से समझ लेना होगा और बैठा लेना होगा कि रिलायबिलिटी एक शर्त है वैलिडिटी के लिए। रिलायबिलिटी होगी तो ही कोई चीज वैलिड होगी, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। कोई चीज वैलिड होगी तो ही रिलायबल होगी, ऐसा नहीं है। चीज वैलिड ना हो, जो कॉन्सेप्ट आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो परीक्षण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज का मापन करने के लिए, वो वैलिड या वैध न भी हो तो भी रिलायबल हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहां पे इसी चीज को दोहराया गया है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में क्या संबंध है। कोई चीज रिलायबल हो सकती है पर वैलिड नहीं हो सकती है। जैसा हमने सेकंड एग्जांपल में देखा कि आप हाइट माप रहे थे तो वो रिलायबल तो निकलेगा, लेकिन वैलिड नहीं था, क्योंकि आपने दावा किया था इंटेलिजेंस मापने का, पर आप असल में हाइट माप रहे थे। तो कोई परीक्षण रिलायबल हो सकता है पर वैलिड नहीं हो सकता है। परीक्षण को वैलिड होने के लिए लेकिन रिलायबिलिटी एक शर्त है, ये पूरी होनी ही चाहिए। कोई चीज वैध है या नहीं अगर आपको देखना है और आपने देखा कि वो विश्वसनीय है, उसमें रिलायबिलिटी है, तो वैध अपने आप हो जाती है। और दोनों ही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मापन करना है, सटीक तरह का मापन आप अपने शोध में करना चाहते हैं, तो जो भी परीक्षण आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिलायबल और वैलिड दोनों होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक डायग्राम के मदद से ये दिखाया गया है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या संबंध है। पहला आप जो देख रहे हैं पिक्चर, उसमें आप देखिए कि सेंटर में कोई भी तीर नहीं लगा है, सब किनारे की तरफ लगे हैं। सेंटर में लगने का मतलब है कि आप जो चीज मापना चाह रहे हैं वही मापें, मतलब वो वैलिडिटी का सूचक है। तो यहाँ पर स्कोर्स सभी आसपास ही हैं, उसमें बिखराव नहीं है, वो रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, पर वैलिड नहीं है। जिस चीज का मापन करना था सेंटर में, वो चीज उन्होंने नहीं की, उससे हटके किसी और चीज का मापन कर रहे हैं, ये दर्शाया जा रहा है इसमें। दूसरी पिक्चर देखें, वहीं यहां पर वैलिडिटी भी कम है, रिलायबिलिटी भी कम है। सेंटर में तो कोई ही सर्कल नहीं लगा है, कोई भी तीर नहीं लगा है, मतलब जो चीज का मापन कर रहा है उससे इतर आप कुछ अगल बगल कुछ और ही चीज माप रहे हैं। और रिलायबिलिटी भी कम है, विश्वसनीय भी नहीं है आपके स्कोर्स, क्योंकि स्कोर्स में कितना बिखराव है, स्कोर्स में बहुत अंतर आ रहा है, सारे स्कोर्स एक जगह नहीं है, मतलब आसपास का स्कोर नहीं है, अलग अलग स्कोर्स आ रहे हैं हर बार। तीसरी तस्वीर में देखिए, ये न ही रिलायबल है न ही वैलिड है। पिछले वाले में सेकंड पिक्चर में तो कम से कम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कम थी, लेकिन तीसरी पिक्चर जो है ये न ही वैलिड है, कोई भी जो डॉट्स हैं वो सर्कल से इतना दूर दूर बिखरे हुए हैं बीच वाले सेंटर से, और रिलायबल भी नहीं है क्योंकि काफी बिखराव है स्कोर्स में। लेकिन चौथा पिक्चर, यहां पर देखिए कि ये जिस भी परीक्षण के बारे में दर्शा रहा है वो रिलायबल भी है, वैलिड भी है। जो चीज का मेजर करना है वही मेजरमेंट हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में सारे सर्कल हैं और सब काफी आसपास हैं, मतलब स्कोर्स में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये रिलायबल भी है और वैलिड भी है।
तो इस वीडियो में आपने वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट समझा, कितने प्रकार की वैलिडिटीज होती हैं ये भी देखा एग्जाम्पल्स के साथ, और अंत में हमने समझा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का संबंध क्या है, जिसे एक बार फिर दोहरा देना होगा कि कोई चीज अगर वैलिड है तो वो रिलायबल होगी ही होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी एक शर्त है वैलिडिटी के लिए। रिलायबिलिटी के बिना कोई चीज वैलिड नहीं हो सकती। पर इसका उल्टा भी सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज वैलिड होगी तभी रिलायबल होगी। कोई चीज वैलिड ना भी हो तो भी रिलायबल हो सकती है। पर अगर किसी चीज की वैधता की हम बात कर रहे हैं कि वो वैलिड है कि नहीं, तो निश्चित तौर पर अगर वो वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगी। धन्यवाद।